नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन जो अमेरिका के संविधान में दलीय प्रणाली है, दलीय व्यवस्था है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो पिछली वाली क्लास थी उसमें अपन ने न्यायपालिका के बारे में अध्ययन किया। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिनिधि दलीय प्रणाली, यानी कि अमेरिका में राजनीतिक दल है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अमेरिका में जो दल है वो प्रमुखतः दो ही राजनीतिक दल है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। मुख्यतः दो ही राजनीतिक दल है वहां। तो दो राजनीतिक दल है और उन राजनीतिक दलों की विशेषताएं उनके बारे में कि उन राजनीतिक दलों की वहां जो है क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में बहुत से राजनीतिक दल हैं, 7 जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां नेशनल पार्टीज 2 ही हैं। तीसरे राजनीतिक दल का विकास अगर वहां होता भी है तो वो अस्तित्व में आ नहीं पाता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे आपको परीक्षा के संदर्भ में पूछा जाए कि अमेरिका में कितने राजनीतिक दल हैं, तो आपको 2 ही लिखने हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। एक विचारक रहे हैं प्रोफेसर लास्की, वो कहते हैं कि एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। प्रोफेसर लास्की कहते हैं राजनीतिक दलों के संदर्भ में परिभाषा देते हुए कि एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। हरमन फाइनल है, वो राजनीतिक दलों के बारे में कहते हैं, अमेरिका राजनीतिक दलों के बारे में, कि अमेरिका में केवल एक दल रिपब्लिकन कम डेमोक्रेटिक है, जो आदि और पद की होड़ के कारण 2 समान भागों में विभाजित है और जिसमें एक का नाम रिपब्लिक तथा दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक है। तो जो पुराने जो अमेरिका का अपन इतिहास देखें तो लगभग शुरू से ही वो 1 या 2 राजनीतिक दल उसमें रहे हैं और अलग अलग विचारधाराओं के कारण ये साथ आगे राजनीति के तहत। तो अब अपन पढ़ते हैं कि उन राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं हैं। तो मैंने यहाँ लिखी है सबसे पहले द्विदलीय प्रथा, नपीतुल्य सिद्धांतों का अभाव, विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव, दलों की व्यापकता, ढीला संगठन, संविधान में दलीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं, लूट व्यवस्था और दबाव समूहों का प्रभाव। ये वहां की राजनीतिक दलों की विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी हैं। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा कि द्विदलीय प्रथा जो है, अभी आपको बताइए कि जो अमेरिका में 2 ही राजनीतिक दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो अमेरिका में 2 ही जो राजनीतिक दल है वही सर्वेसर्वा है। क्योंकि मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अमेरिका में 2 दलों की प्रधानता की प्रारंभ में वहां पर फेडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन थे, फिर वहां फिक्स और डेमोक्रेटिक बने और आजकल वहां 2 ही दल है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दल। वहां अन्य दल यदि मैदान में आते हैं तो वे निर्वाचन में सफलता के निकट नहीं पहुंच पाते, यानी कि जैसे कोई तीसरा दल अस्तित्व में आता है तो विजय तक नहीं पहुंच पाता। देशव्यापी तीसरे दल के निर्माण के समस्त प्रयत्न विफल हो चुके हैं। मुनरो के शब्दों में, यानी गांधी विचारक रहे मुनरो, वो कहते हैं कि जब दलीय व्यवस्था ठीक कार्य कर रही है तो तीसरी और चौथी पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि 2 दल अगर ठीक से काम कर रहे हैं तो तीसरे और चौथे के लिए वहां मौका नहीं मिलता। दूसरा मैंने लिखा है कि नपीतुल्य सिद्धांतों का अभाव। दूसरी जो विशेषता लिखी है मैंने वो लिखी है नपीतुल्य सिद्धांतों का अभाव। क्या तात्पर्य से कि अमेरिकी राजनीतिक दलों के कोई निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते। दलों को अपनी नीति एवं कार्यक्रम की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने की विशेष चिंता नहीं होती। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं इसके संदर्भ में कि अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल 2 बोतलों के समान हैं, जिनमें अलग अलग नाम मात्र पर जो वास्तव में बिल्कुल खाली है, यानी कि ऐसी कोई उनमें विचारधारा या ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होते कि वो अलग अलग चीजों को स्पष्ट करके वो चुनाव लड़े। यानी कि जो लॉर्ड ब्राइस है वो कहते हैं कि वो 2 बोतलों के समान है, जिनमें सिर्फ अलग अलग नाम है, बाकी वो बोतलें खाली है। तो इस प्रकार नपीतुल्य सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। तीसरी विशेषता मैंने लिखी विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव, यानी कि उनका अलग से कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, कोई घोषणा पत्र, कोई विचारधारा नहीं होती, यानी कि विचारधारा संबंधी कोई आधारभूत अंतर नहीं होता। ब्रोगन इसके संबंध में कहते हैं कि अमेरिका के राजनीतिक दलों के नाम ऐसे हैं
जिनमें अमेरिका के सभी राजनीतिक विचारों की व्यापकता छिपी हुई है, और यदि किसी एक दल को एकदम अलग करना हो तो उससे कोई ऐसी विचारधारा नहीं मिलती जो उसके बाद के दल में ना पाई जाए। यानी कि विचारधारा संबंधित ऐसा कोई अंतर में नहीं होता। एक विचारक रहे हैं ब्रोगन, वो कह रहे हैं कि इसके संदर्भ में कि अमेरिका के राजनीतिक दलों के नाम ऐसे हैं जिनमें अमेरिका के सभी राजनीतिक विचारों की व्यापकता छिपी हुई है, और यदि किसी एक दल को एकदम अलग करना हो तो उसमें कोई विचारधारा नहीं होती जो उसके बाद के दल में ना पाई जाए। यानी कि लगभग सभी में लगभग बराबर से विचारधारा पाई जाती है। नंबर 4 की बात करें कि दलों की व्यापकता जो अमेरिका में राजनीतिक है उनकी व्यापकता बहुत बड़ी है, यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिन पर उनका कोई प्रभाव ना हो। अमेरिका में जो राजनीतिक है वो सर्वव्यापक है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो उनसे बचा हो। संघ राज्य स्थानीय इकाइयां सभी पर उनका प्रभाव, इस व्यापकता के कारण दलों को वहां एड्रेस सरकार भी कहा जाता है, या एड्रेस सरकार भी कहा जाने लगा है। 5वीं विशेषता मैंने लिखी कि ढीला संगठन। यहाँ तात्पर्य क्या है ढीला संगठन कि ब्रिटिश दलों की बात की कठोर दलीय संगठन अनुशासन का अभाव है यहाँ, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन के संदर्भ में हम बात करें तो वहाँ कठोर नियम और कठोर अनुशासन है, तो वहाँ अमेरिका में इस प्रकार का कठोर नियम और अनुशासन नहीं पाया जाता। दल के केंद्रीय संगठनों और स्थानीय इकाई में भारत जैसा लिंक नहीं है। वे राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय ही सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, शेष समय में प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तभी वो सक्रिय रहते हैं, पूर्ण रूप से कार्य करने की प्रक्रिया में आते हैं, वरना वो पूरे 3-4 साल जो समय रहता है वो निष्क्रिय ही रहते हैं। लास्की जो है इसके संदर्भ में कहता है कि केवल निर्वाचन के समय ही वे राष्ट्रीय दल हैं, अन्यथा जो प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं वे विचारों के इर्द गिर्द नहीं बल्कि व्यक्तियों के इर्द गिर्द संगठित होती हैं। यानी कि वो चुनावों के दौरान ही सिर्फ राष्ट्रीय राजनीतिक दल की श्रेणी में आते हैं। अगली विशेषता की अपन बात करते हैं संविधान में दलीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं है कि जो अमेरिका का जो संविधान है उसमें दलीय व्यवस्था के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि दलों की उत्पत्ति, उनका विकास, संगठन सब कुछ परंपरागत है, संवैधानिक नहीं है। नंबर 7 की अपन बात करते हैं कि लूट व्यवस्था यानी कि स्पाई सिस्टम वहां पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति सत्ता में है, उससे पहले दूसरा राष्ट्रपति था, तो यानी कि अपने परिचितों को, अपने जानकारों को पदों पर लगाते हैं, पदों पर नियुक्ति करते हैं, यानी कि अपनी मनपसंद के आधार पर पदों का बंटवारा होता है। यानी कि अमेरिकी दल व्यवस्था जो है स्वार्थपरक है। राजनीति में जो लोग सक्रिय रहते हैं उनका ध्येय व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति है, न कि सार्वजनिक हित की साधना। अमेरिकी दलों के साथ ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो बदले में कुछ निजी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इसे वहां लूट व्यवस्था यानी कि स्क्वायर सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि वो अपने हित साधना में लगे रहते हैं निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, और जैसे ही उनका कैंडिडेट विजयी होता है तो उनको वो विभिन्न पदों पर लगाता है। नंबर 8 की बात करते हैं कि दबाव समूह का प्रभाव, यानी कि वहां के जो राजनीतिक दल है उनमें प्रेशर ग्रुप्स का जो प्रभाव है ज्यादा देखा जाता है, दबाव गुटों का प्रभाव। दबाव गुट राजनीतिक दलों में सक्रिय रहते हैं और दबाव डालकर अपने समस्त स्वार्थों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। दबाव गुटों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए यह कहना प्रतीत होता है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों की बजाय गुटों की राजनीति में परिवर्तित हो गई है। यानी कि वो गुट हैं और राजनीति में आने की पर्दे के पीछे रहकर वो एक तरह से काम कर रहे हैं और अपनी स्वार्थों की पूर्ति में वो लगे रहते हैं। तो ये अमेरिकी दलीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, आप नोट कर लीजिए। तो द्विदलीय प्रभाव, नैतिक सिद्धांतों का अभाव, विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव, दलों की व्यापकता, ढीला संगठन, संविधान में दलीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं, लूट व्यवस्था को दबाव समूहों का प्रभाव। तो ये मोटी मोटी जो अमेरिकी दलीय प्रणाली की विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ लिख दी, आप इनको नोट कर लीजिए। अब दूसरा टॉपिक अपन पढ़ते हैं कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का क्रियाकलाप। पढ़ते हैं
अमेरिका में राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप यानी कौन कौन सी क्रियाएं हैं राजनीतिक दलों के संदर्भ में, कौन से कार्य हैं। हाँ, तो अपन यहाँ देखते हैं अमेरिका में राजनीतिक दलों का क्रियाकलाप यानी कि जो राजनीति है, वहाँ का संविधान है, उसमें राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। तो यहाँ मैं लिखा हूँ कि संविधान के क्रियान्वयन में दलों का योगदान कांग्रेस तथा कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना और निर्वाचन संबंधी कार्य। यानी कि राजनीतिक दल हैं वो देश के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या भूमिका है, उनके क्या कार्य हैं, वो यहाँ पर देखते हैं। तो पहला मैंने लिखा है कि संविधान के क्रियान्वयन में दलों का योगदान, यानी कि संविधान की जो प्रथा है उसमें काफी प्रभाव राजनीतिक दलों का रहता है। तो जो अमेरिकी राजनीतिक दलीय व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग रहा है, और उसके बिना अमेरिका की जनतंत्रीय व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। दोनों राजनीतिक दलों ने अमेरिकी संविधान को व्यवहारिक बनाया है, उसे आगे बढ़ाया है और उसे गति प्रदान की है। आज राजनीतिक दल ही अमेरिकी शासन व्यवस्था के विभिन्न पदों तथा निर्वाचनों के लिए व्यक्तियों का चयन करते हैं, प्रचार करते हैं, निर्वाचन के बाद संविधान के अनुरूप राजनीतिक ढांचे को चलाते हैं। यानी कि संविधान में संविधान का काफी महत्वपूर्ण भाग है, राजनीतिक दलों के ऊपर काफी डिपेंड करता है। दूसरा लिखा है कि कार्यपालिका तथा कांग्रेस तथा कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तो अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र एवं पृथक हैं। फिर भी यदि दोनों में सामंजस्य नहीं हो तो शासन में गतिरोध पैदा हो जाता है। वहाँ राजनीतिक दलों द्वारा अनौपचारिक रूप से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर ही निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार जो राजनीतिक दल राष्ट्रपति और कांग्रेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि अमेरिका में शक्ति प्रकटन का सिद्धांत पाया जाता है, और अगर शासन में गतिरोध पैदा होता है तो जो राजनीतिक दल है वो सामंजस्य, दोनों में सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। तीसरा मैंने लिखा है राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। यानी जो अमेरिका है वो काफी विशाल देश है, विभिन्न भाषा, जाति और धर्म के लोग वहाँ निवास करते हैं। विविधता वाले देश में संपूर्ण देश की एकता को सूत्र में पिरोने का कार्य राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। वहाँ जो राजनीतिक दल है आर तथा रे, वो कहते हैं कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों, व्यवस्थाओं के लोगों में एकता बनाए रखने में राजनीतिक दल सीमेंट का कार्य करते हैं। यानी कि राजनीतिक विचारक रहे आर तथा रे, तो वो लिखते हैं कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों, व्यवस्थाओं के लोगों में एकता बनाए रखने में राजनीतिक दल सीमेंट का कार्य करते हैं, यानी कि उनको जोड़ने का वो कार्य करते हैं। अगला मैंने लिखा है निर्वाचन संबंधी कार्य, यानी कि जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न प्रकार के जो चुनाव होते हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही जो है किए जाते हैं। अमेरिका में जो राजनीतिक दल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजनीतिक दल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि व सीनेट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों के अभाव में संस्थाओं के चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो निर्वाचनों के दौरान इनका काफी इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। तो ये आपको छोटे जो सवाल है उसमें 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और देखिए क्या क्रियाकलाप है। संविधान के क्रियान्वयन में दलों का योगदान, कांग्रेस तथा कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना और निर्वाचन संबंधी कार्य। तो उसमें से आपको परीक्षा की दृष्टि से बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, लगभग 5 नंबर का सवाल इसमें से आपको पूछा जा सकता है। अब अमेरिकी दलीय प्रणाली की आलोचना के बिंदु, यानी कि जो अमेरिका की दलीय प्रणाली है उसकी आलोचना किन बिंदुओं, किन तथ्यों के आधार पर की जाती है वो देख लेते हैं। पर इसमें दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं, विचारधारा संबंधी भेद के अभाव में दल सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले गुट बने रहते हैं। जैसे अपन ने अभी पढ़ा दलीय प्रणाली की विशेषताओं को, न तो विचार संबंधी में अंतर पाया जाता है, न जो है सैद्धांतिक आधार कोई नहीं पाया जाता। दूसरा जो आलोचना का बिंदु है कि राजनीतिक दल के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की जो है अवहेलना की जाती है। तीसरा एक आलोचना का बिंदु है कि लूट व्यवस्था, आगे अपने पढ़ा मुनिसिपल सिस्टम वहां पाई जाती है। तो ये एक तरह से भ्रष्ट प्रथा इसको अपन कह सकते हैं। इसमें विजय होने वाला कैंडिडेट अपने परिचितों को सार्वजनिक पदों पर लगाता है। नंबर 4 आलोचना का बिंदु है कि अमेरिका में राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनाव में बहुत अधिक धनराशि जो है खर्च
मिलता है। एक आलोचना का बिंदु है कि दलीय व्यवस्था में जो है संगठन का आधार विकेंद्रीकरण है, दलों के राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों में सामंजस्य का अभाव है। तो ये अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि अमेरिका में दलीय व्यवस्था की आलोचना, तो वो सैद्धांतिक आधार नहीं, विचारधारा संबंधी कोई भेद नहीं होता, जो लूप सिस्टम पाया जाता है वहाँ सार्वजनिक पदों के लिए जो चुनाव में जो खर्च होता है वो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो है वहाँ की दलीय प्रणाली की आलोचना के विरुद्ध है। एक बात अगर आपसे पूछ जाए कि इंग्लैंड की जो दलीय प्रणाली है और जो अमेरिका की जो दलीय प्रणाली उसमें क्या अंतर है, आपको 2 या 3 अंतर आपसे पूछे, उसमें है विचारधारा संबंधी अंतर, यानी कि अमेरिका में भी आपने बताया कोई विचारधारा संबंधी कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता। तो वहां भी 2 ही राजनीतिक दल है, मजदूर दल है, अनुदार दल और मजदूर दल। तो उनमें एक दल पूंजीवादी और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थक रहा है। और अमेरिका में दोनों दलों विचारधारा का संबंध जो गंभीर अंतर उसमें नहीं है। तो एक तो अंतर हो गया विचारधारा संबंधी अंतर है, दूसरा है संगठन संबंधी अंतर। संगठन संबंधी यानी कि ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल है वो बिल्कुल संगठित रूप से और नियमों का पालन करने वाले हैं, जबकि ऐसी प्रथा अमेरिका में नहीं है। यानी कि अमेरिका में जो राजनीतिक दलों का जो ढांचा है वो ढीला ढाला संगठन है। राजनीतिक सक्रियता संबंधी अंतर भी पाया जाता है, लोकप्रियता संबंधी अंतर भी पाया जाता है। तो ये इनमें मोटा मोटा अंतर हो गया। तो एक बार मैं दोबारा से इस चैप्टर के जो सवाल हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। यहाँ जो मोस्ट सवाल है वो आपको बता रहा हूँ मैं कि आपसे पूछा जाए कि अमेरिकी दलीय प्रणाली की विशेषता है, तो दलीय प्रणाली पाई जाती है वहाँ। दलीय व्यवस्था का जो लक्षण है वो ढीला ढाला संगठन है। एक परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि अमेरिका के 2 महान राजनीतिक दल 2 बोतलों के समान हैं, जिन पर 2 विभिन्न शराब के लेबल चिपके हुए परंतु दोनों खाली हैं। किसके द्वारा कहा गया? कि लॉर्ड राइस के द्वारा कहा गया। 2 दल मैंने आपको बता दिया, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। लूप पद्धति इस्राइल सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर आपको अमेरिका ही बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट जो मैंने आपको सवाल बताए हैं इनमें से आपको छोटा सवाल पूछा जा सकता है। तो पहली टाइम आपने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, दूसरी टाइम अमेरिका का संविधान पढ़ा। तो लगभग आगे वाली क्लास में आगे वाले टॉपिक को देखेंगे। तो लगभग जो मैंने संविधान का जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, संविधान की विशेषताएं पढ़ी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था पढ़ी, अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में पढ़ा। तो सवाल लगभग इन्हीं में से आपका बड़ा सवाल बनेगा। तो आप लिख कर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए लगातार। एक चीज एक बार याद नहीं तो 2 बार 3री बार लगभग आपको याद हो ही जाएगी। तो जो ब्रिटेन का जो संविधान है और अमेरिका का संविधान है, दोनों को बिल्कुल पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। जैसे अपना स्विट्जरलैंड का, जैसे जापान का आपको पढ़ा होगा, चीन का, तो उनमें अपन देखेंगे कि कौन सा वाला पहले मैं बता दूंगा आपको कौन सी वाला पढ़ना है। लेकिन जो ब्रिटेन और अमेरिका का जो संविधान है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। आगे वाली क्लास में आगे वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।